नमस्कार। हफ्ते भर की बड़ी हलचल, हर सुर्खी, हर असर, सब कुछ एक जगह। सप्ताह भर में क्या खबर रही चर्चा का विषय, इन सब को लेकर देखेंगे ऑगस्ट साप्ताहिक समाचार। सबसे पहले डालते हैं नजर बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर। दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा के साथ हुई गैंगरेप घटना में नया मोड़ आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को 7 दिन के रिमांड पर लिया है। 7 दिनों की कड़ी पूछताछ में पुलिस घटना के कई राज उजागर करने की कोशिश करेगी। इस मामले में कुल 6 लोगों को रिमांड पर लिया गया है। पुलिस आरोपियों के लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए भी जांच तेज करेगी। पीड़िता का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है और जल्द ही उन्हें घर लौटाया जाएगा। वहीं ओडिशा के बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से मुलाकात कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग किए हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गैंगरेप की शिकार ओडिशा की मेडिकल छात्रा से मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने छात्रा की मां और ओडिशा महिला आयोग के अध्यक्ष से भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर कानूनी कदम उठाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ लगातार संपर्क में है राज्य सरकार। हर मंच पर दबाव बनाया जाएगा ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री इससे पहले पीड़िता के पिता से भी बातचीत कर चुके हैं। नुआपड़ा उपचुनाव के लिए राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार तो उतारे हैं, वहीं 3 प्रमुख दल बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही नई उम्मीदवारी से विरोधियों को कड़ा झटका भी दिया है। बीजेडी के दिवंगत विधायक राजेंद्र ढोलकिया के सुपुत्र जय ढोलकिया बीजेपी में शामिल होने के बाद विरोधियों को इससे करारा झटका लगा है। बीजेडी ने स्नेहागिनी छुरिया तो कांग्रेस ने घासीराम मांझी को मैदान में उतारा है। इस घोषणा के साथ ही नुआपड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक 20 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है, जबकि 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 11 नवंबर को है, लेकिन नक्सल प्रभावित 47 बूथों पर मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। ओडिशा के नुआपड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने ये सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई बड़े नाम इस सूची में शामिल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। ये सभी नेता बीजेपी उम्मीदवार जय ढोलकिया के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी का दावा है कि इस बार नुआपड़ा सीट पर जीत पक्की है। ब्रह्मपुर से बड़ी खबर। कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज के छात्र जो राज्य स्तरीय इंटर मेडिकल कॉलेज फेस्ट में भाग लेने ब्रह्मपुर जा रहे थे, उन्हें एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा हमला किया गया। इस घटना में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। घायलों को प्राथमिक चिकित्सा दिलाने के लिए ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद एससीबी मेडिकल कॉलेज में यूजी, पीजी और हाउस सर्जन छात्रों की बैठक बुलाई गई और फेस्ट को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया। मौके पर एमकेसीजी और एससीबी छात्रों के बीच झड़प देखी गई। एससीबी छात्र संघ ने वैद्यनाथपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता और वकील पितबा सपंडा हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार के शार्प शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6 अक्टूबर को बेहद नजदीक से गोली मारकर पंडा की हत्या की गई थी। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और डम डेटा खंगालकर पुलिस ने 6 आरोपियों को धर दबोचा है, जिनमें बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के युवक शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का पूरा पर्दाफाश किया जाएगा। 11 दिन के जांच के बाद अब राज पर से पर्दा उठने की देरी है। ओडिशा सरकार ने पार्ट प्लॉट रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए नई एसओपी जारी की है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी इस दिशा निर्देश में 4 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गांव में अब जलाशय किस्म की जमीन को छोड़कर बाकी जमीन का पार्ट प्लॉट रजिस्ट्रेशन बिना किसी पूर्व शर्त के किया जा सकेगा। हालांकि उप विभाजन 500 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर जमीन कृषि श्रेणी की है तो किसान उप विभाजन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक स्व घोषणा या फॉर्म डी देना होगा। वहीं शहरों में पारिवारिक संपत्ति के हिस्से के तौर पर छोटे सह अंशीय विभाजन की अनुमति दी गई है। शर्त यह है कि यह रियल एस्टेट उपयोग के लिए नहीं और आपसी सहमति पर आधारित होना चाहिए।
दीपावली और पयाश्राद्ध की तारीखों को लेकर विवाद अब खत्म हो गया है। मुक्ति मंडप से राहत भरी खबर मिली है। श्रीमंदिर मुक्ति मंडप पंडित सभा ने दीपावली और पयाश्राद्ध के 2 तारीखों वाले विवाद को सुलझा दिया है। अब 20 अक्टूबर को पयाश्राद्ध और दीपदान एक साथ आयोजित होंगे। पंडित सभा के कार्यकारी अध्यक्ष और संपादक ने सभी ज्योतिष विद्वानों के सुझाव के बाद ये फैसला लिया। सरकारी छुट्टी 21 अक्टूबर दीपावली के दिन ही रहेगी। 20 अक्टूबर की शाम 3:45 बजे से अगले दिन 5/54 तक अमावस्या अवधि रहेगी। जो लोग महालया अमावस्या में पितृपक्ष के लिए श्राद्ध नहीं कर पाएंगे, वे 20 अक्टूबर को कर सकेंगे और रात में दीपदान भी करेंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस दीपावली के लिए पटाखों पर समय और स्थान की नई गाइडलाइन जारी की है। इस साल पटाखे केवल 2 घंटों तक ही फोड़े जाएंगे। 125 डीबी से अधिक ध्वनि वाले पटाखे बगीचे, पार्क, अस्पताल, स्कूल, कोर्ट और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के भीतर फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। दुकान, आग्नेय संवेदनशील क्षेत्र, सड़क और हाई ट्रैफिक जगहों पर पटाखे फोड़ना मना है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ध्वनि पैदा करने वाले पटाखों की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन और पुलिस सभी पटाखा दुकानों की निगरानी करेंगी और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है, अब मिल सकता है उन्हें दुगना चावल। सरकार ने इस बात पर बड़ा विचार किया है। ओडिशा के राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार खुशखबरी लाने जा रही है। अब तक हर लाभार्थी को 5 किलो चावल मिल रहा था, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 10 किलो करने पर विचार कर रही है। राज्य के आपूर्ति मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ने कहा कि करीब 3 करोड़ 25 लाख लाभार्थियों को इसका फायदा मिल सकता है। सरकार को जानकारी मिली है कि कई गरीब परिवारों के लिए 5 किलो चावल पर्याप्त नहीं होता, इसलिए इस पर बदलाव की योजना बन रही है। अब सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं बल्कि ई-केवाईसी भी जरूरी है। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगले महीने से सरकारी चावल की सप्लाई बंद हो सकती है। ओडिशा सरकार ने लोगों से ई-केवाईसी प्रक्रिया जल्द पूरी करने की अपील की है, ताकि किसी भी परिवार को राशन योजना का लाभ देने में कोई बाधा न आए। आपूर्ति मंत्री कृष्णचंद्र पात्र का कहना है कि राज्य में अब भी करीब 15,67,000 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है। सरकार चाहती है हर जरूरतमंद तक चावल पहुंचे, इसलिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी है। केंद्र सरकार की ओर से प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोकी गई है, लेकिन जैसे ही समय सीमा स्पष्ट होगी, राज्य सरकार भी उसके अनुसार कदम उठाएंगे। उनका कहना है कि हमारा उद्देश्य किसी को वंचित करना नहीं, बल्कि हर योग्य परिवार को योजना से जोड़ना है। साथ ही जो किसी कारण से छूट गए हैं, वे लिखित रूप से आवेदन देंगे तो उनका मामला विचाराधीन रखा जाएगा। अब नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट टीचर भर्ती, 3 साल में होंगे 45,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति। पुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शिक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की नियुक्ति नहीं की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है आने वाले 3 सालों में 45,000 शिक्षकों की सीधी नियुक्ति करना। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल 15,000 नए शिक्षक भर्ती होंगे, जबकि 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही पूरी हो चुकी है। प्राथमिक विद्यालयों से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव रखी जाएगी, जिससे बच्चे मजबूत आधार के साथ आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि राज्य में अब शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलने जा रही है। उन्होंने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक शासन करने के बावजूद शिक्षा को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई, जितनी दी जानी चाहिए थी। ओडिशा सरकार की ओर से दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा। सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब राज्य सरकारी कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से पिछली तारीख से लागू होगी और अक्टूबर के वेतन में नकद रूप में मिलेगी। सरकार ने पेंशन भोगियों के डीआर में भी 3% की बढ़ोतरी की है। कुल मिलाकर करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। राजधानी भुवनेश्वर में मिश्रण पर्व को लेकर कांग्रेस भवन के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जात्रा पार्टी के मालिक अनंत नारायण धल उर्फ नाडू कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन वो निराश होकर लौट गए। अचानक पूरा कार्यक्रम रद्द हो गया। गौरतलब है कि जब नाडू अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, तब कांग्रेस भवन का गेट बंद था और वहां पुलिस तैनात थी। कांग्रेस के किसी बड़े नेता की मौजूदगी नहीं दिखी। पुलिस ने नाडू और उनके समर्थकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। नतीजतन नाडू कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए और गुस्से में वहीं से वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी की निजी संपत्ति नहीं है
और पार्टी नेतृत्व पर नाराजगी जताई। आखिरकार पुलिस ने उन्हें कांग्रेस भवन से हटा दिया। अब राज्य और केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में लगेगा सीसीटीवी कैमरा। ओडिशा पुलिस ने नागरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाया है। ये कैमरे दफ्तर के अंदर और 500 मीटर के दायरे तक निगरानी रखेंगे ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर जल्द कार्रवाई हो सके। डीजीपी वाई.बी. खुरानिया ने बताया, ये योजना राज्य की सुरक्षा संरचना को मजबूत करेगी और अपराध नियंत्रण में मददगार साबित होगी। 17 अक्टूबर को मुख्य सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें सीसीटीवी प्रोजेक्ट का रोड मैप और बजट पर चर्चा हुई। पहले चरण में भुवनेश्वर और कटक के दफ्तरों में सीसीटीवी लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। साल 2026 की +2 CHSE परीक्षा अब रहेगी सीसीटीवी के निगरानी में। ओडिशा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी परीक्षा केंद्रों में 29 नवंबर तक सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्र, सुपरिटेंडेंट रूम और सभी लैब्स में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया। जहां कैमरे खराब हैं, उन्हें जल्द ठीक करने और नए कैमरा रिपोर्ट परिषद को भेजने को कहा गया है। नए परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी इंस्टॉल कर उसकी जानकारी, कॉलेज कोड, DVR, NVR नंबर, इंटरनेट डिटेल्स परिषद को देना होगा। समय सीमा के भीतर सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं करने वाले केंद्रों की परीक्षा रद्द की जा सकती है। परिषद ने कहा कि ये कदम परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ओडिशा के 5 विश्वविद्यालयों का होगा कायाकल्प। PM उषा योजना के तहत 63 करोड़ का मेगा विकास प्लान तैयार किया गया है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने वाला है। राज्य के 5 सरकारी विश्वविद्यालयों का बुनियादी ढांचा अब होगा नया और आधुनिक। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान या PM उषा के तहत कुल 63 करोड़ रुपए की लागत से नई इमारतें बनेंगी और पुराने भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में शामिल है ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, मां माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय कलाहांडी, राजेंद्र विश्वविद्यालय बलांगीर और विक्रमदेव विश्वविद्यालय कोरापुट। केवल ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय को 11 करोड़ रुपए की राशि से पूरी तरह नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। वहीं गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय के दूसरे कैंपस में प्रशासनिक भवन निर्माण का काम शुरू होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्ति हेतु टेंडर भी जारी कर दिया है। SI परीक्षा घोटाले में बड़ी कार्रवाई, मोस्ट वांटेड मुन्ना महांती को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने SI भर्ती परीक्षा घोटाले में फरार चल रहे मोस्ट वांटेड दलाल मुन्ना महांती को गिरफ्तार कर लिया है। उसे दसपल्ला के पास से धर दबोचा गया है। साथ ही उसके सहयोगी सुकांत महाराणा को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर ब्रह्मपुर ले जाया गया। पुलिस महानिदेशक का कहना है कि पहले से ही पुलिस परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सतर्क थी, जिसके चलते इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश संभव हो सका। इसी बीच SI परीक्षा घोटाले में 2 नए नाम श्रीकांत महाराणा और सुकांत महाराणा सामने आए हैं, जिन पर संगठन स्टूडेंट्स अगेंस्ट करप्शन ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मुख्य आरोपी शंकर पृष्टि, उनकी पत्नी दीप्तिमयी साहू और मुन्ना महांती ने पहले अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन अब मुन्ना की गिरफ्तारी के बाद जांच और तेज हो गई है। अब मामला ब्रह्मपुर रूरल कोर्ट से विजिलेंस कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है, जबकि क्राइम ब्रांच 114 अभ्यर्थियों और 5 दलालों के मोबाइल की जांच SFSL से करा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का पता चल सके। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अब फिर से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है। अभयारण्य 18 अक्टूबर से विजिटर्स के लिए खोला जाएगा। मॉनसून सीजन की वजह से ये पार्क 30 जून से बंद पड़ा था। अब हर दिन 60 वाहनों को पार्क में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पर्यटक जसीपुर और पिठाबोटा गेट से सुबह 5 से 9 बजे तक प्रवेश कर सकेंगे। शाम 6 बजे तक बाहर निकलना अनिवार्य होगा। खुले जीप सफारी की व्यवस्था भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि सुबह और दोपहर दोनों वक्त सफारी की सुविधा रहेगी, ताकि पर्यटक सिमलीपाल की खूबसूरती और वन्य जीवों का आनंद ले सकें। ओडिशा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने संकेत दिया है कि राज्य में +2 बोर्ड परीक्षा 2025-26 सत्र के लिए 15 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। परिषद के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी होगा। राज्य भर के कॉलेजों में तैयारी जोरों पर है और विद्यार्थियों से उम्मीद है कि वे इस बार के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयारी करें। ओडिशा सरकार ने नीति आयोग और ISEG फाउंडेशन के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर करार किया है। इस पहल के तहत राज्य स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है।
इस साझेदारी से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। उड़ीसा की शान चिलिका झील से है, जहां अब सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। एशिया और साइबेरिया से हजारों पक्षी हर साल इस झील का रुख करते हैं, जिससे चिलिका एक बार फिर रंग बिरंगी जैव विविधता से भर उठी है। ये नजारा न केवल पक्षी प्रेमियों बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक अद्भुत अनुभव बन गया है। गुजरात में शुक्रवार को नई कैबिनेट ने शपथ ली। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में 21 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सबसे खास बात रही कि हर्ष सांघवी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गुजरात के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाले वे सबसे पहले युवा नेता बन गए। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हुआ, जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। नई कैबिनेट में युवाओं और अनुभव का संतुलन रखा गया है। इसमें स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा, स्वरूप ठाकुर, प्रवीण भाई माली, कुंवर जी बावलिया और जितेंद्र वघानी जैसे नए और पुराने चेहरे शामिल हैं। कैबिनेट में कुल 26 सदस्य हैं, जिनमें 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। नई टीमों में 7 पाटीदार, 8 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी और 3 महिला नेता शामिल हैं, जो सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व का प्रतीक हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर को 121 सीटों के लिए है। दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों पर है। परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 18 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। चुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने ये सूची जारी की है। इनमें प्रमुख नाम लोक गायक मैथिली ठाकुर का है, जिन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से टिकट मिला। पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट दिया गया। बीजेपी ने अब तक कुल 101 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं। इस बार बिहार की जनता तय करेगी कि नया दल सत्ता में आएगा या पुराना दल फिर से मजबूती हासिल करेगा। मुख्य नाम और सीटों में से रामनगर में नंदकिशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडे, बगाहा से राम सिंह, लेरिया से विनय बिहारी, नौतन से नारायण प्रसाद, चनपटिया से उमाकांत सिंह, हर्षिदी से कृष्ण नंदन पासवान, अलीनगर से लोक गायक मैथिली ठाकुर, बक्सर से आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्र। बीजेपी ने अब तक कुल 101 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। देश की रक्षा शक्ति को और मजबूती मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई नासिक उत्पादन इकाई से तैयार पहला तेजस LCA Mk-1A लड़ाकू विमान लॉन्च किया। ये देश में स्वदेशी तकनीक से तैयार एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को नई ऊंचाई देगा। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए हाल की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन किया। ये कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन की दिशा में एक और बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक नया इतिहास लिखा गया, जब 208 नक्सलियों ने बंदूकें रखकर हाथों में संविधान की कॉपी और गुलाब का फूल थामा। सालों से नक्सल प्रभाव वाले इस इलाके में अब उम्मीद की किरण जगी है। सरकार की संयुक्त रणनीति और सुरक्षा बलों की मेहनत से ये बड़ा बदलाव संभव हुआ। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि अब अबुझमाड़ और उत्तर बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त हैं। उन्होंने दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद की जड़ें पूरी तरह खत्म कर दी जाएंगी। बीजेपी सरकार बनने के बाद अब तक 2100 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 1700 से ज्यादा गिरफ्तार और 477 नक्सली मारे गए हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल गढ़ रहे राज्य अब शांति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आत्मसमर्पण को भारत की नई सुरक्षा नीति और विकास दृष्टि का प्रमाण बताया है। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी शाख मजबूत की है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 7वीं बार चुना गया है। इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2028 तक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में भारत को भारी समर्थन मिला। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सभी सदस्य देशों का आभार जताते हुए कहा, ये चुनाव मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति भारत की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है। UNHRC में कुल 47 सदस्य देश होते हैं, जिन्हें 3 साल के लिए चुना जाता है। भारत इससे पहले भी 6 बार इस परिषद का हिस्सा रह चुका है।
मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम एक दूरदर्शी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे, जिन्होंने देश की युवा पीढ़ी को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम का जीवन सफलता, विनम्रता और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि डॉक्टर कलाम का योगदान भारत की वैज्ञानिक और रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले गया। डॉक्टर कलाम का सपना था आत्मनिर्भर और सशक्त भारत, और आज देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। टीवी जगत से एक दुखद खबर। महाभारत में कर्ण का यादगार किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। वे 68 साल के थे। बताया जा रहा है कि लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और हाल ही में उन्होंने बड़ी सर्जरी भी करवाई थी। पंकज धीर के निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर है। उनके सह कलाकार अर्जुन फिरोज खान ने सामाजिक जनमाध्यम पर उन्हें श्रद्धांजलि जताई। साथ ही लिखा, जेंटलमैन अलविदा, मिस यू पीडी। सिने संघ ने भी उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि पंकज धीर भारतीय सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री के एक अमूल्य योगदानकर्ता थे। 1988 में बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण के रूप में पहचान बनाने वाले पंकज धीर ने दस्तक, कानून और जी हॉरर शो जैसे धारावाहिकों में भी अहम भूमिकाएं निभाईं। वे मुंबई में अपने अभिनय अकादमी, अभिनय एक्टिंग अकादमी के संस्थापक भी थे। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। जीत के लिए मिले 121 रन के लक्ष्य को भारत ने केवल 3 विकेट गंवाकर हासिल किया। मैच के अंतिम दिन भारत ने 1 विकेट पर 63 रन से आगे खेलना शुरू किया। कप्तान शुभमन गिल ने 13 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 39 रन बनाए। केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 20वां अर्धशतक लगाया और 58 रन नाबाद रहे। ध्रुव जुरेल 6 रन बनाकर नाबाद रहे। पहले टेस्ट में भारत ने पारी और 140 रन से जीत दर्ज की। भारत ने पहली पारी में 518 रन पर 5 विकेट पर पारी घोषित की थी। जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर ही सिमट गई। फॉलो ऑन के बाद दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने 390 रन बनाए, जिससे भारत को 121 रन का लक्ष्य मिला। ये बतौर कप्तान शुभमन गिल की पहली टेस्ट सीरीज जीत है। आईपीएल 2026 सीजन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने बड़ा फैसला लिया है। न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर केन विलियमसन को टीम का रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर जहीर खान की जगह लेंगे। विलियमसन, जो अपनी शांत कप्तानी और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते हैं, अब लखनऊ की टीम को नई दिशा देने की भूमिका निभाएंगे। माना जा रहा है कि उनकी क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव टीम की रणनीति और गेम प्लान को और मजबूत करेगा। खबरों की माने तो विलियमसन टीम प्रबंधन के साथ मिलकर बल्लेबाजी क्रम, मैच रणनीति और युवा खिलाड़ियों के विकास पर काम करेंगे। फ्रेंचाइजी ने उम्मीद जताई है कि उनके आने से टीम को आगामी आईपीएल सीजन में बेहतर नतीजे मिलेंगे। फुटबॉल की दुनिया में 2 दिग्गज खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा विश्व कप क्वालिफायर्स में अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। पुर्तगाल और हंगरी के बीच 2-2 की ड्रॉ मैच में रोनाल्डो ने 2 गोल किए और कुल 40 गोल के साथ ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दूसरी तरफ लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बनने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। अर्जेंटीना ने पुर्तो रिको को 6-0 से हराया, जिसमें मेसी ने 2 गोल की असिस्ट की और कुल 60 अंतर्राष्ट्रीय असिस्ट के साथ ये नया कीर्तिमान स्थापित किया। फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये गर्व का पल है, क्योंकि दुनिया के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी अब अपनी अपनी श्रेणियों में नए रिकॉर्ड्स के मालिक बन गए हैं। तो हफ्ते भर की ये थी सबसे बड़ी और असरदार खबर। ऐसी सटीक खबरों के लिए देखते रहिए ऑर्गस डिजिटल, सच की खोज।